नमस्कार दोस्तों, एएनआर न्यूज फॉर यू के साथ जो लोकसभा चुनावों को लेकर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल लेकर हम लोग आप लोग के साथ में एक बार फिर से जुड़ गए हैं। जैसा कि हम लोगों ने बताया था, ठीक 4 बजे हम आपके साथ में जुड़ेंगे ओपिनियन पोल को लेके, और 4 बज चुके हैं और 4 बजे के साथ ही हम जो ओपिनियन पोल जो है आज का लेके जुड़ चुके हैं आप लोगों के साथ में। और बता देता हूं आप लोगों को कि आज शाम को 5 बजे जो है चुनावी सभाएं हैं वो बंद होने वाली है, और 5 बजे के बाद में किसी भी प्रकार का ओपिनियन पोल जो है वो जारी नहीं कर पाएंगे। एक बार जो है वो स्क्रीन की तरफ मैं आपको स्क्रीन पे कुछ दिखा देता हूं, और दिखाने के बाद हम बात करते हैं आगे की तरफ। ये जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप सामने स्क्रीन देख पा रहे हैं मेरे साथ में, लोकसभा चुनाव 2024 ओपिनियन पोल की जो है सीटें देख पा रहे हैं सामने। टोटल जो है आप लोगों को इस समय सीटें दिखाई देगी, 543 सीटें जो है लोकसभा चुनाव की वो आपको दिखाई देगी। और लोकसभा चुनाव की 543 सीटों को लेकर हम लोग आप लोगों के साथ में जुड़े हैं सीधे। और हमारे साथ में जो है, हमारे साथ में है मिस्टर कौशिक, जो हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट है। कौशिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनआर न्यूज फॉर यू में। नमस्कार अमित जी, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। क्या हाल चाल है आपके? बस बढ़िया। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, भ्रमण आप भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं, ग्राउंड पे लगे हुए हैं, और हमारे दर्शक हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आज चुनाव प्रचार खत्म होने वाला है, तो कितना करीबी आप लोकसभा चुनाव को इस बार देख रहे हैं कौशिक जी? देखिए, चुनाव को बहुत ही करीबी से देखा जा रहा है, और जिस प्रकार से आप मेरा हुलिया देख रहे हो तो आप समझ सकते हो कि हम किस प्रकार से ग्राउंड पे घूम रहे हैं। अभी देखो, आप ग्राउंड इतना ज्यादा व्यस्तता का समय है कि बस ऐसा। तो देखो, बात क्या है कि पहले चरण का चुनाव जो है वो 19 तारीख को वोटिंग होगी। आज 5 बजे के बाद प्रचार जो है बंद हो जाएंगे। तमाम तरह की जो है रूल्स हम पे भी लागू होते हैं। देखो, इस चुनाव को बहुत ही करीब से मैं देख रहा हूँ। इस बार का चुनाव काफी डिफरेंट इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि अब चुनाव के अंदर बीजेपी को 10 साल हो गए, यानी कि 2 टर्म से बीजेपी काम कर रही है। और बीजेपी 2 टर्म से जो काम कर रही है, तो बीजेपी का अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अब वो हर बार कांग्रेस को आरोप नहीं लगा सकती कि कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। पहले के 5 साल में बीजेपी के पास क्या था कि भैया हम लोग काम कर रहे हैं, बीजेपी जो कांग्रेस ने जितना भी काम किया है उसको भुनाने के लिए हमें समय चाहिए। अब उसके बाद अगले 5 साल में इन्होंने इंप्लीमेंट किए कुछ बड़े एक्शन लिए, जिसमें धारा 370 लगा लीजिए, 3 तलाक का मुद्दा लगा लीजिए, महिला आरक्षण का मुद्दा लगा लीजिए, अब यूसीसी का लगा लीजिए मुद्दा, एनआरसी जैसे बड़े मुद्दे उभरे। यूसीसी जो ये आपका जो, हाँ, तो इस तरह के बड़े मुद्दे। तो अब इन मुद्दों के आधार पर अब जनता से वोट लेने की बात है, शायद न्यू इंडिया की बात है, डिजिटल इंडिया की बात है, यूपीआई की बात है, हर घर में उज्ज्वला गैस की बात है, नल की बात है, पक्के मकान की बात है, महिला सशक्तिकरण की बात है, 3 करोड़ लखपति दीदी की बात है। तमाम योजनाएं जो है वो सिर्फ योजना नहीं, वो धरातल पर आने की बात हो रही है। तो उन सभी का हिसाब किताब देने का समय है। अब चूंकि आप हिसाब किताब दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई खाते को बंद करके आप चले जाओगे। इसका मतलब ये होता है कि आपको पास आने का आगे विजन क्या है। तो बीजेपी ने आने का अपना विजन भी दिया है, वो भी ग्राउंड पे ऊपर लोगों के तक उसका डायरेक्ट मैसेज पहुंचे, उसके तहत वो काम कर रही है। आपको बताऊंगा ग्राउंड के ऊपर बीजेपी क्या मैटर लेके चल रही है कि 2047 तक हम काम करेंगे। 2047 का भारत कैसा होगा? 2047 से पहले हम चांद पर पहुंच जाएंगे, गगनयान के माध्यम से हमारा अंतरिक्ष में यात्री चला जाएगा, हमारा अपना स्पेस स्टेशन होगा। आने वाले 5 साल में भारत जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। डिजिटल इंडिया के तहत यूथ जो है वो एम्पावरमेंट के थ्रू काम करेगा। भारत की सेना मजबूत हो जाएगी। भारत एक ग्लोबल लीडर बन के सामने आएगा। G20 को G21 करके भारत एक जो है आर्थिक महाशक्ति तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन ग्लोबल साउथ की आवाज भी बनेगा। यानी कि इंडिया एक लीडरशिप की तरह अपने आप को प्रोजेक्ट करेगा। ऐसा बीजेपी अब आने वाले 5 साल के लिए यानी कि 2047 के लिए तैयारी कर रही है। एक बड़ा बात यह है कि जनता भी इसका एक बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। कारण क्या है? जनता, अब देखो, बीजेपी जिस फ्रीक्वेंसी से आगे बढ़ रही है, कांग्रेस उसी फ्रीक्वेंसी से नीचे गिर रही है। पीछे कारण क्या? आप समझे, जहां कांग्रेस पार्टी आज देश को कास्टिज्म के हिसाब से सेंसेक्स करने की बात कर रही है और ये कहने की कोशिश कर रही है कि हम देश की जनता का जो है जातिगत जनगणना करेंगे, जिसकी जितनी ज्यादा हिस्सेदारी होगी उतना उसको बांट देंगे। वही बीजेपी क्या कह रही है? बीजेपी यहाँ पर ये कह रही है कि हम देश के अंदर जो है
रोजगार उत्पन्न करेंगे, स्टार्टअप लेके आएंगे, महिलाओं को मजबूत करेंगे, अधिकार सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ मोदी साहब का विजन देखिए, क्या आपने खुद अमित जी ये बताइए, कभी सोचा था कि यूट्यूबर्स को भी देश की सरकारें जो है मंच पर बुला के अवार्ड देंगी, अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड बांटेंगी? क्या आपने कभी सोचा था कि जो गेमिंग इंडस्ट्री होती है, जो यूट्यूब पे जो गेमर होते हैं, वो क्या नाम है काम करेंगे, उनको मोदी सरकार आएंगे मिलेंगे? अरे गेम खेलने वाला कौन होता है? 18 से 23, 24, 25 साल का जो युवा होता है वो गेम खेलता है। तो सोचिए कि जनरेशन को किस प्रकार से भुला रहे हैं, तो ये एक बड़ा सवाल है। तो एक कदम जो है बीजेपी, एक बड़ा कदम जो है टेक्नोलॉजी की तरफ इस समय उठा रही है, फायदा कहीं ना कहीं मिल रहा है क्या बीजेपी को? आपकी वॉइस डिस्टर्बेंस है, आप एक बार कौशिक जी सुन पा रहे हैं? वॉइस का शायद थोड़ा इश्यू है। कौशिक जी एक बार वॉइस में आप आते हैं, वहाँ आपका माइक्रोफोन ठीक होगा। तो दर्शकों को एक बार जो है मैं कुछ आंकड़े स्क्रीन पे भी दिखाना चाहूंगा। स्क्रीन पे रहेंगे मेरे कुछ आंकड़े हैं, आप देख पाएंगे जो लोकसभा चुनाव को लेके। पहली चीज है, पूरी जो लोकसभा की 543 सीटें हैं उनके से ऊपर जो है हम आप लोगों को आज जो है वो आंकड़े देने वाले हैं। लेकिन इसके साथ ही राजस्थान की जो 25 सीटें हैं, बीजेपी का एक मकसद है 25 की 25 राजस्थान में कवर करना। तो उन 25 सीटों का डिटेल जो डाटा है, कौन सी सीट पे कौन सी पार्टी है, वो भी हम देने वाले हैं। एक बार जो है आप कौशिक जी आप भी देख लीजिए, स्क्रीन पे जो है डाटा आ रहे हैं, कितने सहमत आप इससे और क्या आपको लग रहा है? जी दिखाइए ये जो है बिल्कुल। ये शेयर मैं आपके साथ में कर रहा हूँ, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। यहाँ हमने एनडीए को 340 सीटें दी है, इंडिया गठबंधन को हम लोग 160 सीटें दे रहे हैं और अदर्स को 43 यानी 43 सीटें दे रहे हैं हम लोग। इसके बाद में हम बात करते हैं टोटल, अगर डिटेल वाइज बात करें तो एनडीए में बीजेपी को 305 देंगे, अलायंस जो है उनका अदर पार्टियों के साथ में वहां पे हम 35 सीटें दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस को 60 सीटें और इनके साथ एनडीए इंडिया गठबंधन में अलायंस जो है उनको 100 सीटें दे रहे हैं, मतलब इंडिया गठबंधन को हम 160 सीटें दे रहे हैं। वहीं पे अगर अदर्स की हम बात करते हैं, अदर्स के देखते हैं तो 543 में से 43 सीटें जो है वो अदर्स की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। कितने सहमत है इसको लेके कौशिक जी आप? जी मैं एक बार दर्शकों के साथ वापस जुड़ना चाहूंगा, हाँ जो जी, मेरे तो दर्शक जो देखिए आपने जुड़े तो हुए हैं हमारे साथ, अभी, शेयर कर हाँ दीजिए। बिल्कुल, आप दर्शकों से पहले बात कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। दर्शकों से निवेदन रहेगा, एक बार जो है वीडियो को आप शेयर करते रहिए। साथ साथ जो ओपन पोल है, ओपिनियन पोल है, विधानसभा चुनाव में हमने जो ओपिनियन पोल आपको दिया था उसके बाद एक बार फिर जो है हम लोग आपके साथ ओपिनियन पोल लेके जुड़े हैं। और अपना जो पोल है वो लगभग पिछली बार स्ट्रिक्ट रहा था विधानसभा चुनाव को लेके अपने को, और इस बार जो है लोकसभा को लेके हम लोग आप लोगों के साथ में जुड़े। और राजस्थान लोकसभा चुनाव को लेके अब की बार बीजेपी का टारगेट है 400, लेकिन क्या 400 छूती हुई बीजेपी दिखाई देगी? कौशिक जी हमने आंकड़े आपके सामने एक बार फिर से दिखा देता हूँ। आंकड़े जो है ये हमारे कुछ इस प्रकार है। 543 में से एनडीए गठबंधन को हम दे रहे हैं 340 सीटें, जिसमें बीजेपी 305 और अलायंस 35। वहीं इंडिया गठबंधन को हम दे रहे हैं 160 सीटें, जिसमें कांग्रेस 60 और अलायंस 100, अदर्स को हम दे रहे हैं 43। तो क्या लग रहा है, क्या कहना है आपका आंकड़ों के बारे में? नहीं, आपका जो आंकड़ा है वो निश्चित तौर पे सच्चाई के बहुत नजदीक है, लेकिन मैं पिछले 2 साल के चुनाव, विधानसभा चुनाव को अगर मैं सोचूं, तो मैं जी कहूंगा कि शायद हो सकता है ये आंकड़े बढ़ जाए। यहां तक नहीं रहेंगे ये, क्योंकि आप देखो, जब गुजरात के चुनाव थे, जब मध्य प्रदेश के चुनाव थे, जब छत्तीसगढ़ के चुनाव थे, तो लोगों को लगता था कि बीजेपी मध्य प्रदेश में शायद सरवाइव करे, छत्तीसगढ़ में जीत नहीं पाएगी। और लेकिन आप देखो कितने चमत्कारी रूप से इतनी बड़े तरीके से जीत हासिल करी है बीजेपी ने, वो अपने आप में सरप्राइजिंग है। तो निश्चित तौर पे आपने जी 350 का आसपास का जो आंकड़ा रखा है वो बिल्कुल सही रखा है। मुझे लगता है कि ये आंकड़ा बढ़ेगा, एनडीए जो है वो 350 से ऊपर जाएगी। ये बात बिल्कुल सही है कि 400 शायद अभी थोड़ा सा मुश्किल है नंबर 400 पार करना, लेकिन बीजेपी ग्राउंड पे बहुत मजबूत है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी। और जो INDIA है, मैं एक बात हमेशा अपने बात में रखता आया हूं कि जो ये INDIA के नाम से गठबंधन जो बड़ा है और इसके जो प्रत्येक अल्फाबेट के अंदर आने वाले डॉट है, ये आप देख लीजिएगा चुनाव होने के बाद या उससे पहले अभी भी ये पूर्णतः पूर्ण विराम में बदल जाएंगे, क्योंकि इनमें सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। आप समझिए, एक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पंजाब में आमने सामने लड़ रही है, तो वही ये लोग
अलग तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। जी कौशिक जी, मैं बात करूंगा, आपने कहा है बीजेपी मजबूत उठ के आ रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन इस समय एक चीज लोगों में सूचना पहुंचाई जा रही है, लोगों से जुड़ा जा रहा है, एक सूचना लोगों के अंदर पहुंच रही है कि बीजेपी अगर 400 सीटें लेके आती है तो संविधान परिवर्तित करेगी। मिस्टर कौशिक हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ेंगे। तब तक मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा, हमारा पोल जो है वो आप लोगों के सामने है, और पोल को मैं एक बार फिर से आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। पोल को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करते रहिए, और आप लोगों को सीटें मैं अब दिखाने वाला हूँ। बात करते हैं, सबसे पहले हम जो सीटों की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारी सीटें आती है लोकसभा चुनाव 2024 ओपिनियन पोल की हम बात कर रहे हैं। इस समय 543 सीटों पे हम इस समय बात कर रहे हैं, और 543 सीटों पे इस समय बीजेपी है वो फिर से सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। एनडीए की सरकार फिर से बन रही है, 340 सीटें देखिए, उनको देते जाती हैं। आपको मैं एक बार बीच में रोकना चाहूंगा। इसमें आप ये समझने की कोशिश कीजिए, अगर 340 सीटें बीजेपी ला रही है तो आप समझिए कांग्रेस का कोई भी एजेंडा इस वक्त काम नहीं कर रहा है। दूसरी बड़ी बात, जी कांग्रेस जी जो है दिशाहीन चुनाव को लड़ रही है। तीसरी बात जो है, जो कांग्रेस के पास एजेंडे हैं वो देश को एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं। पांचवी बात जो है, जो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो उसका एजेंडा है वो ना तो यूथ सेंट्रिक है, ना महिला सेंट्रिक है, ना देश सेंट्रिक है, ना मीडियम क्लास के सेंट्रिक है, ना व्यापारी सेंट्रिक है, किसी के भी सेंट्रिक है नहीं। वो पूरी तरीके से भटका हुआ है। जी छठा पॉइंट उसके अंदर ये है कि जितना भी अलायंस बना हुआ है, इस अलायंस के अंदर जो आपसी फूट इतनी ज्यादा है। आप सोचिए कि हर एक राज्य के अंदर टीएमसी वेस्ट बंगाल में अपना मैनिफेस्टो लॉन्च करके बैठी है। साउथ जी में जितने भी रीजनल पार्टी हैं वो अपना अपना मैनिफेस्टो लेके बैठी हुई है। कांग्रेस ने ओवरऑल अपना एक मैनिफेस्टो कर दिया। यानी कांग्रेस इस वक्त जो है घर के मुखिया के तौर पे अपने आप को रिप्रेजेंट तो कर रही है, लेकिन इस घर में सारे ही मुखिया हैं और इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने साफ तौर पे जो है सीट शेयरिंग में मना कर दिया। वेस्ट बंगाल के अंदर जो ममता बनर्जी जो है कांग्रेस और सीपीआईएम का वोट कंसोलिडेट नहीं करवा पा रही है। दूसरी बात जो है, आरजेडी का जो गठबंधन है वो ढंग से हो नहीं पा रहा कांग्रेस के साथ। यूपी में जो शेयरिंग पोजीशन है वो बड़ी कम हो रखी है। राजस्थान में जहां कांग्रेस एक साथ अकेले चुनाव लड़ रही है तो वहां पे उसके उम्मीदवारों के अंदर आपसी फूट है। हरियाणा में जनाधार की कमी है, 2-3 खेमों में कांग्रेस बढ़ चुकी है। मध्य प्रदेश के अंदर आप देखो तो यहाँ एक तरफ दिग्विजय है, फिर कमलनाथ है, फिर अपने इंटरनल पार्ट्स उनके बन जाते हैं। गुजरात में ना संगठन अच्छा है कांग्रेस के पास, ना आम आदमी पार्टी अच्छा कर पा रही है। महाराष्ट्र में बस 3 अलायंस बने हुए हैं। शरद पवार का अलग मुद्दा है, कांग्रेस का अपना अलग मुद्दा है, और शिवसेना का अपना अलग मुद्दा है, उद्धव ठाकरे का। साउथ में जाओगे तो तेलंगाना में स्ट्रेंथ नहीं है इनके। हाँ, तेलंगाना में सरकार बनाई लेकिन आंध्रा में स्ट्रेंथ नहीं है। तमिलनाडु के अंदर जो है जो डीएमके है उसके साथ गठबंधन है। केरला में ये एक दूसरे के एंटी चुनाव लड़ रहे हैं। उड़ीसा में पटनायक साहब है, वो उनको हाथ नहीं मारेंगे। झारखंड में इनका सीएम ने इस्तीफा दे दिया, उसकी जगह उनकी महिला सीएम बैठी हुई है। अरे आप हो किधर, ये बताइए मुझे। मैंने आपको पूरा भारत खोल के बता दिया अमित जी, आप हो किधर ये तो बताइए मुझे। आप किस आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं? ये चीज तो वास्तव में वास्तविकता है, ग्राउंड निकल के आ रही है कौशिक जी कि कांग्रेस के पास इस समय, कांग्रेस ने बाकी पार्टियों के साथ मिलकर एक इंडिया गठबंधन, ये आईएनडीआई गठबंधन तो बना लिया है, लेकिन गठबंधन के अंदर जो सामंजस्य बैठना था वो सामंजस्य कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। वास्तविक बात करें हम राजस्थान में, अगर मैं राजस्थान चुनावों को देख रहा हूँ तो राजस्थान चुनाव में भी जहाँ गठबंधन बात कर रहा था कि हम 10 से 15-20 सीटें निकाल पाएंगे, नहीं लग रहा, मुश्किल। वही मान रहे 2 या 3 सीटें अगर गठबंधन ले जाता है तो ठीक है, बाकी सीटें निकलती हुई नजर नहीं आ रही। मैं एक बार राजस्थान के आंकड़ों की तरफ लेके चलता हूँ कौशिक जी। देश की हमारी बातें हो गई है, लेकिन हमारी जो ऑडियंस है ज्यादातर राजस्थान से जुड़ी हुई है, तो जो दर्शक है वो एक बार राजस्थान के सर्वे के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिए। राजस्थान का जो ओपिनियन पोल है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस समय राजस्थान की जो 25 सीटों के ऊपर जो बातें चल रही थी वो मैं दिखाने आपको जा रहे हैं हम लोग। कौशिक जी आपके साथ भी स्क्रीन शेयर करेंगे, और कितने इन आंकड़ों के अंदर फेरबदल हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकता है, क्या आपको लगता है, आप देखिएगा। अभी लोकसभा चुनाव 2024 के जो आंकड़े हैं वो आप लोगों के सामने जा रहे हैं। आपके सामने राजस्थान की 25 सीटें हैं वो इस समय आपके सामने है। बीजेपी 20 सीटों पे कब्जा कर रही है, वहीं इंडिया गठबंधन को सिर्फ 3 सीटें जा रही है, अदर को 1 सीट मिल रही है। बाड़मेर की जो सीट है वो
बाड़मेर 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 आप लोगों के सामने जो ये आंकड़े हैं आप देख सकते हैं। इस समय एक सीट है वो अदर को जा रही है और बाकी सीटें हैं वो इंडिया गठबंधन को 3 सीटें हैं, बीजेपी को 20 सीटें हैं। और जालौर में बीजेपी, भरतपुर बीजेपी, बांसवाड़ा से बाड़मेर बाड़मेर से सॉरी बीजेपी नहीं रहेगी, कुछ टेक्निकल मिस्टेक के कारण यहाँ पे है। बाड़मेर से इंडिपेंडेंस रहने वाले हैं और बीकानेर से बीजेपी रहेगी, चित्तौड़गढ़ से बीजेपी है, चूरू बीजेपी, सीकर से सीपीआईएम, गंगानगर बीजेपी, झुंझुनू में जबरदस्त फाइट दिखाई दे रही है इसमें। आप लोगों के साथ फिर से मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। ये स्क्रीन है, इसको लेके आप कितने आश्वस्त है? कौशिक जी, मैं एक बार फिर से आपकी तरफ आऊंगा और दर्शक हमारे हैं जुड़े हुए। देखो आपने खुद से इसमें क्लैरिफाई कर दिया कि बाड़मेर को लेके मैंने जहाँ कॉपी पे राइट डाउन करा था कि बाड़मेर आपने कैसे बीजेपी को दे रखा है, बीजेपी बाड़मेर तो सुनिश्चित है नहीं। बाड़मेर ये भी नहीं क्लियर है कि एनडीए के खाते में जाएगा या बीजेपी जीतेगी, वो कंफर्म है ही नहीं। लेकिन अगर आप देखोगे तो मैंने इस पूरे रिपोर्ट में एक सिनेरियो ये प्राप्त किया है कि काफी ट्रेडिशनल मार्क्स दिए हैं आपने, यानी कि नागौर आपने आरएलपी को दे दिया, आपने सीकर सीपीआईएम को दे दिया, टोंक में बीजेपी, दौसा में आपने कांग्रेस दे दी। तो मुझे लगता है बड़ा ट्रेडिशनल चुनाव दिखाई दे रहा है इस आंकड़े से राजस्थान के अंदर। मैं थोड़ा सा इससे ना सहमत कम हूँ। एक तो सीकर में मुझे सहमति कम नजर आ रही है। सीकर की जनता ये विधानसभा चुनाव में जरूर सीपीएम और कामरेड के साथ काम करती है, लेकिन मैंने कुछ लोगों से बात करते तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस बार बदलाव होगा। दूसरी बड़ी बात क्या है कि आरएलपी, अब ये मान लिया जाए कि नागौर आरएलपी का गढ़ हो चुका है, ये मान लिया जाए, क्योंकि अगर आपको हनुमान बेनीवाल विधानसभा में खड़े होते तो भी अपने 2 सीटें निकाल लेते हैं यहाँ से, अब लोकसभा में आएंगे तो ऐसे निकाल लेते। लेकिन अभी सोचना ये होगा कि ट्रेडिशनली अगर चुनाव हो रहा है तो फिर तो काफी सारी सीटों पे इसका इफेक्ट दिखने को मिल सकता है, क्योंकि बांसवाड़ा में आपने भारतीय आदिवासी पार्टी को सीट दे रखी है, मैंने अभी देखा इसमें आपने, तो इसका मतलब तो ये है कि ट्रेडिशनली वोट हो रही है। और बीकानेर जैसे कि तो आपको देखो कि गंगानगर हो गया, बीकानेर हो गया, जालौर, जैसलमेर, ये सब तो ट्रेडिशनली अपने आप में बीजेपी को फॉलो करते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि बीजेपी की सीटें कम हो रही है, ये आश्चर्य की बात है। और अगर बीजेपी की सीटें कम राजस्थान में हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि ये मोमेंटम जो है वो पूरे भारत में काफी स्टेटों में देखने को मिलेगा। तो तीसरी बड़ी बात क्या है कि अगर ये बनता चला जाता है तो निश्चित तौर पर बीजेपी 400 पार तो नहीं कर पाएगी। नहीं, 400 पार का आंकड़ा तो देखो इस समय कौशिक जी नजर नहीं आ रहा है। 400 पार की तो अगर हम बात करते हैं तो 400 का आंकड़ा बीजेपी टच नहीं कर पाई। कहीं ना कहीं देखिए इंडिया गठबंधन है, कुछ चीजों को भुनाने में कामयाबी हुआ है। एक जो इंडिया गठबंधन का एक इस समय कर्ता ने इंडिया गठबंधन ने ला रखा है कि संविधान बदलने की तैयारी हो रही है। काफी प्रभाव जो है ये वर्डिंग, ये चीजें ये डाल रहे हैं। सच्चाई कितनी आ रही है, कितना क्या आ रहा है, ये अभी तक सामने नहीं निकल गया है, लेकिन ये चीज है वो ग्राउंड पे काफी इफेक्ट डाल रही है। बीजेपी के लिए ये एक गले की हड्डी बनती हुई नजर आ रही है। कुछ आदिवासी क्षेत्रों में कुछ हड्डी नहीं बनेगा, कुछ हड्डी नहीं बनने वाली। कांग्रेस ने अपनी राजनीति को चमकाने के लिए वही कास्ट पॉलिटिक्स खेल रखी है। उनको लगता है संविधान की बातें करेंगे तो जो एक तबका है, एक जो वर्ग है, वो हमारे साथ जो है विश्वास दिखाएगा। ये ऐसे कैसे आप संविधान बदल दोगे बताइए? संविधान बदलना कोई हलवा है देश के अंदर? हाँ, आप कैसे इतना बड़ा जो है लेके आओगे, अपना समर्थन लेके आओगे, और फिर देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? वो सुप्रीम कोर्ट जिसने SC/ST कानून के ऊपर अपना जो है राय रखी, वो सुप्रीम कोर्ट जिसके अंदर अभी 2-3 महीने पहले तक धारा 370 के बारे में जो है केस चल रहा था, उसके ऊपर व्याख्या करी, वो सुप्रीम कोर्ट जिसने इस देश की आजादी से लेकर आज तक राम मंदिर के फैसले को सुरक्षित रखते हुए जो है निश्चित तौर पे अपना जो एक हिस्टोरिकल वर्डिक्ट दिया, वो सुप्रीम कोर्ट जहाँ पे 3 तलाक जैसे बड़े मुद्दे कानून पास हो चुके, अरे वो सुप्रीम कोर्ट जिस देश की महिला नारी शक्ति का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए काम करता है, आपको लगता है वो चुप बैठेगा? इस देश में प्रणाली है, ये भ्रमित करने वाली बातें हैं। और बीजेपी संविधान क्यों बदलेगी, आप मुझे बताइए? संविधान बदलने का उसका मोटो क्या है? अब कांग्रेस के अगर बंदे ये बोलते कि बीजेपी संविधान बदलेगी, तो आप ये तो बताओ साथ साथ कि संविधान बदल के करेगी क्या? ये सवाल हर जगह खड़ा हो रहा है। आखिर संविधान बदलने की जो ये बात कर रही है, संविधान के साथ छेड़छाड़ का,
संविधान बदलने की, ये चीज आखिर क्यों निकल के आएगी, क्यों करेगी संविधान के साथ संविधान, ये चीज सवाल निकल के आ रहा है, सामने आ रहा है पब्लिक के अंदर। लेकिन बार बार हम लोग देख रहे हैं कि ग्राउंड पे कुछ ऐसी चीजें निकल के आ रही है। मैं लगातार हम लोगों ने मैंने राजस्थान को पूरे को लगभग देखा है, नजदीक से देख रहा हूँ। मैं अपनी लोकसभा सीट है मेरी चूरू राजस्थान की रहती है, मैंने उसको भी नजदीक से देखा। एक चीज निकल के आ रही है कि कुछ मुद्दे जो है वो अभी कांग्रेस के पास निकल के आ रहे हैं, विकास के मुद्दे आ रहे हैं, या मैनिफेस्टो इनका कुछ स्ट्रॉन्गली आ रहा है कि ये क्या करेंगे, क्या इनका मोटो है, किस चीज को ये लेके आ रहे हैं। इन लोगों के पास एक घूम फिर के एक चीज आ रही है यहाँ पे कि संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, या फिर आप लोगों के साथ, आपके अधिकारों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों को आपके अधिकार नहीं मिल रहे हैं, बीजेपी तानाशाही करे। लेकिन ये चीज कहीं नहीं निकल के आ रही है कि आखिर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो कौन आता है। फिर दूसरी चीज ये चीज नहीं निकल के आ रही है कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो आखिर पीएम कौन होगा, इसलिए होगा इन। अब वही वही आपसे मैं देर से कह रहा था कि ये लोग सिंक्रोनाइज नहीं है अपने आप में, इनके अंदर जो है आपसी समझौते नहीं है। मैं अगर ये कहूँ कि कांग्रेस पार्टी किन्हीं 5 मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है तो 5 मुद्दे कांग्रेस पार्टी बता दे। मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस का एक कार्यकर्ता अगर आके बता दे कि हम इन 5 मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं तो मैं मान जाऊंगा। उनके पास गिने चुने मुद्दे क्या है, जातिगत आधार पर आपका जो है समीक्षा करवा देंगे, रिजर्वेशन को बढ़ा देंगे, संविधान बदल। अरे भाई आप किस तरह की दुनिया में रह रहे हो। आप ये कह रहे हो कि अगर हम सरकार में वापिस आते हैं तो धारा 370 को दोबारा से जो है टैली किया जाएगा, देखा जाएगा उसके अंदर क्या करवा सकते हैं। यानी संशोधित आपकी ये मानसिकता देश के अंदर आपको दोबारा पनपने नहीं दे सकती है। आपने अभी राहुल गांधी जी बोल रहे झटके में गरीबी खत्म कर देंगे। भैया झटके में क्यों कर रहे हैं, आपको तो पूरा 70 साल मिले थे, धीरे धीरे कर लेते। देखिए बहुत सी चीजें हैं जो न कांग्रेस के पास क्लियर हो पा रही है, और कांग्रेस के पास नहीं तो ग्राउंड को लेकर मेन चीज इंडिया गठबंधन की बात हम कर रहे हैं, न राहुल गांधी जी है, प्रियंका गांधी जी है। इंडिया गठबंधन के पास ग्राउंड को लेकर वोटो क्लियर नहीं है, न तो स्टेट वाइज वो क्लियर है, न देश के लिए क्लियर है। एक चीज निकल के आती है कि आखिर देश के लिए क्या करना चाहिए, वो इंडिया गठबंधन का अभी खुल के सामने नहीं आया कि वो लोग आके सत्ता में आना क्यों चाहते हैं। जहां दूसरी तरफ बीजेपी क्लियर है, अपने मोटो लेके चल रही है, अपने जो एम है उन्होंने, आपने जैसा अभी शुरुआत में बताया 2047 मिशन 2047 लेके चल रहे हैं वो लोग। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर के अंदर इस समय जो है बीजेपी एक प्रकार से खाती हुई जो है वो नजर आ रही है। लेकिन फिर बात वो आ रही है बीजेपी का नारा है की बात 400 पार, क्या पॉसिबल है 400 पार? नहीं देखो पॉसिबल तो है, बिल्कुल पॉसिबल है, लोकतंत्र है भैया। यहाँ पर जनता ने अगर मन बना ले तो निपटा देगी, पूरा गेम पलट देगी पूरा का पूरा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये तो 10 साल से हम देखते आ रहे हैं कि भारत की जनता कुछ भी कर सकती है, क्योंकि बीजेपी को एक तरफा सत्ता देती आ रही है, तो ये नहीं कह सकते नहीं होगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तो हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग जैसे आप जैसे लोग, हम जैसे लोग अगर मंथन करते हैं, आकलन निकालते हैं, तो हमें लगता है कि कुछ चीजें समीकरण ऊपर नीचे हो सकते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि बीजेपी का एक थोड़ा सा बीजेपी पीछे ना एक थोड़ा भूत रहा है। वो क्या रहा है कि जब जब इन्होंने कोई नारे सेट किए ना, ये उन नारों को अचीव नहीं कर पाए। चाहे तो हरियाणा के विधानसभा चुनाव में देख लो, अब की बार 70 पार कहाँ पार हुई, वो बहुमत लेना मुश्किल हो गया। ठीक है, ऐसे राजस्थान का देख लो आप, पिछले लोकसभा का देख लो आप, महाराष्ट्र का देख लो आप, झारखंड का देख लो आप, क्या नाम है, बिहार का देख लेना, यूपी का देख लो आप। तो जब जब इन्होंने ऐसे नारे दिए तो थोड़ा सा रिकॉर्ड सही नहीं रहा है बीजेपी का इस मामले में। परंतु यह है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों के अंदर बड़ा अंतर होता है। यहाँ पर कंपटीशन वैसे कम है, लेकिन विधानसभा में कंपटीशन जो है काफी माइनर हो जाता है, नैरो हो जाता है। इधर ब्रॉड पर्सपेक्टिव में क्या होता है, आप सोचते हो कि मेरा लोकसभा का बंदा ऐसा वैसा, आप सोचोगे यार देश हित में काम करते हैं, देश हित में वोट कर देते हैं, जब विधानसभा आए तो देख लेंगे। तो ये बात है। तो इस 400 पार होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ कुछ समीकरण ऐसे बैठ रहे हैं कि लगता है कि थोड़ा मुश्किल है। आप ये निकल के आती है विधानसभा का, अगर हम विधानसभा और लोकसभा को अगर देखते हैं ना, तो दोनों डिफरेंट वे में चले जाएंगे। जो बंदा विधानसभा में कांग्रेस को वोट कर रहा है या फिर सीपीआईएम को वोट कर रहा है, वो बंदा लोकसभा के अंदर बीजेपी को वोट कर रहा है। कहीं ना कहीं लेकिन निकल के आता है ये रिपब्लिक के अंदर। इस समय हम लोग देख रहे हैं कि राष्ट्रवाद जो है वो हावी हो रहा है, राष्ट्रवाद की भावना जो बीजेपी देख रही है, राष्ट्र सर्वोपरि, ये चीज जो निकल के आ रही है लोगों की भावना को विचलित कर रही है और इम्पैक्ट भी ग्राउंड पे ला रही है।
नहीं, बिल्कुल सही बात है। और इन चुनाव में यही मुद्दे होते हैं। इन चुनाव के अंदर कोई आपकी गली का, आपके नाले का, आपके खेत का, आपकी नहर का ये मुद्दे नहीं होते। इन चुनाव में मुद्दे होते हैं कि देश की दिशा में आगे बढ़ेगा, देश को रिप्रेजेंट कौन करेगा, ग्लोबल पोजीशन आपकी क्या होगी, आपके जो आने वाले टाइम के जो विजनरी प्लान है वो क्या हो सकते हैं, आप किस तरह के मुद्दों के साथ दुनिया में, देश में आगे जाने जाओगे, ये सारी बातें होती हैं। बाकी के मुद्दों के लिए आपके पास विधानसभा चुनाव होते हैं, और उससे भी छोटे मुद्दों के लिए आपके पास सरपंच और वार्ड मेंबर होते हैं, तो वो आप वहाँ काम करवा सकते हैं। तभी तो प्रणाली देखो, आप इस लोकतंत्र के अंदर बड़ी शानदार प्रणाली बनी हुई है कि आपका जनप्रतिनिधि जो है आपके पास ही रहता है और आपके स्तर पे होता है। आपका सरपंच तक अपनी बातें ला जाइए, सरपंच जो है विधायक तक लेके जाएगा, विधायक जो है बड़े मुद्दों के लिए सांसद से टकराएगा या सीएम तक जाएगा, और फिर वहां से पीएम। और जब ये चीजें सर्कुलेट होती है तो ये कड़ियां बनती है, ये रूट्स होते हैं अपने अपने लोकतंत्र के अंदर। और आप ये जैसे कांग्रेस बोलती है कि संविधान बदल देंगे, लोकतंत्र पे खतरा है। कैसा खतरा है लोकतंत्र के ऊपर, ये बताइए, किस प्रकार खतरा है? आप आज पूर्ण तरीके से चुनाव लड़ रहे हो, आप जो मनमाने आए बयान दे रहे हैं, आपके जो एजेंडे हैं साला, वो मुझे ये बताइए कि जाति वाली राजनीति, क्या आप एक युवा है, पढ़े लिखे युवा है, क्या आप कास्टिज्म के आधार पे वोट चुनोगे अपना, या आप डेवलपमेंट के आधार पर वोट चुनोगे? एक सवाल, एक उत्तर। कोशिश का जाति के आधार पे लोगों को बांटना, ये तो देखिए, जाति कोई भी है वो विकास या डेवलपमेंट तय नहीं करती, और मैं जाति के आधार पे वोट चाहिए। देखिए, कुछ क्षेत्र है जिन लोगों में मानसिकता भर दी गई है जातिवाद की, कि जाति के नाम पे आप वोट दीजिए, नहीं, आप धर्म समझिए के मैं नाम। कहने का मतलब क्या है, वो समझिए। ये कितना बड़ा एक विजनरी प्लान जो लेके बैठे हुए हैं कांग्रेसी, कि हम इससे क्रांति लेके आएंगे। वो कह रहे हैं कि हम फिर से भूमि का जो है समीक्षा करेंगे। आप फिर से तय करोगे कि अगर आप, अगर मान लो आप पे 100 एकड़ जमीन है और मेरे पे अगर जमीन नहीं है, तो आपकी जमीन से मैं जमीन ले लूंगा। ये किस तरह का अधिकार आप पैदा कर रहे हो देश के अंदर? आप कह रहे हो कि जनगणना का वो क्या नाम है, सेंसस करेंगे, उसके हिसाब से अगर 80% पॉपुलेशन किसी की है तो 80% अधिकार उसको दे दो। ये तो आप समाज के अंदर जो है बहुत बड़ी लकीर पैदा कर रहे हो। इस प्रकार से कैसे आप समाज में सद्भावना, भाईचारा और समन्वय बिठा के काम करेंगे? ये तो देश को बांटने की बात है, ये तो समाज के अंदर जो दरार पैदा करने की बात है। और इस प्रकार के प्लान के साथ देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। आप समझिए इस बात को। मैं अगर आपको बोलूं कि आप मत करिए, नहीं, मैं आपको बोल दूं आप ही पत्रकार बने हो, आपके गांव के अंदर वो बंदा पत्रकार क्यों नहीं है? आप बोले उठा छिपता आदमी है यार, अंगूठा लगाता उसकी पत्रकार बना, मगर नहीं बना पत्रकार, जनसंख्या ज्यादा उसकी। ये क्या मतलब वाली बात है? ये कोई बात ही नहीं हुई। अगर संख्या के आधार पर आपको वोट करना, अगर संख्या के आधार पर वोट करना है, तो फिर कांग्रेस पार्टी ने ये फॉर्मूला सीट बंटवारे पे क्यों नहीं लागू किया? पंजाब में संख्या ज्यादा विधान आम आदमी पार्टी की है, लेकिन टिकटें ज्यादा मांग रही कांग्रेस। ठीक है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में अधिक संख्या में अपने विधायक लेके बैठी है, लेकिन टिकटें ज्यादा मांग रही है कांग्रेस। ये इनका आप देखिए ना किस प्रकार से लोग घूम रहे हैं। जी जी, देखो काफी देर हो गई, दर्शक भी हमारे जो है जी, मेरा एक इम्पोर्टेंट फोन है, मैं 2 मिनट का गैप चाहता हूँ। चलिए अब हम चलेंगे कोशिश की। देखिए काफी देर की चर्चा होगी, 30 मिनट की होगी, और 5 बजे वैसे भी अपने को अपना ओपिनियन पोल बंद करना होगा। जाते जाते हम आंकड़ों की तरफ, जाते जाते आंकड़ों की तरफ हम नजर डाल देते हैं। राजस्थान की बात करता हूँ। राजस्थान के हमारे जो दर्शक है वो काफी देर से मांगे जा रहे थे, तो यहाँ पे बीजेपी 20, जो इंडिया गठबंधन है वो 3 और अदर 1, और 1 सीट जो है झुंझुनू की वो फाइट में नजर आ रही है। बता देता हूँ, जालोर में बीजेपी, भरतपुर में बीजेपी, बांसवाड़ा में बीएपी, बाड़मेर के अंदर इंडिपेंडेंस जो है रविंद्र सिंह भाटी, वो इस समय भारी रहने वाले हैं और वो जीतने वाले हैं। इसमें बीजेपी जो है टेक्निकल एरर के कारण कुछ टाइपिंग मिस्टेक रही है, बीजेपी नहीं, यहाँ पे इंडिपेंडेंट रविंद्र सिंह भाटी रहने वाले हैं। बीकानेर से बीजेपी, चित्तौड़गढ़ बीजेपी, चूरू से बीजेपी। चूरू सीट पे कोशिश भी मैं एक बार आमंत्रित आपको करना चाहूंगा। चूरू सीट पे मैं आपको बता देता हूँ कि जहां एक तरफ माहौल जो था, आपने देखा होगा चूरू सीट को काफी, कि राहुल जी तत्वा स्टार्टिंग में एक तरफा जीतते नजर आ रहे थे, तो आज यहाँ पे माहौल कुछ अलग ही बदल गया है। क्या लग रहा है आपको, चुनाव कैसा रहेगा चूरू सीट का? आप भी देख, चूरू सीट लास्ट में आप देख लेना, नेशनल इश्यू पे वोट करेगी। आप दोनों जाट कैंडिडेट हैं,
जाट बेल्ट है। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इतने ज्यादा खुश नहीं है राहुल कसवा के आने से। कल तक 3 टर्म से राहुल कसवा कांग्रेस के एंटी चुनाव लड़ते थे, आज अपने स्वार्थ में कांग्रेस ने भी अपने स्वार्थ में उन्होंने भी जो अपना पासा बदल लिया है। और बीजेपी ने सिलेक्शन जो किया है बड़ा शानदार किया है। देखो राहुल कसवा की फैमिली फुल टू फुल जो है पॉलिटिशियन फैमिली है। पहले उनके पिताजी सांसद रहे, फिर बेटे सांसद रहे, माता जी भी विधायक रह चुकी है। तो एक नए बंदे को जगह दो। बीजेपी जानी जाती है अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कि हर एक बंदे को मौका मिलना चाहिए। निश्चित तौर पे खिलाड़ी है, मध्यम वर्ग से आते हैं, संघर्ष जीवन रहा है, घर घर गांव गांव काम करते हैं। राहुल कसवा का दायित्व था कि इतने समय तक आप सांसद रह चुके हो, आप एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में पार्टी को संगठित करो, पार्टी को मजबूती दो। अब उन्होंने जो एक कार्य किया है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि कहीं ना कहीं राजनीतिक जीवन उनका जो जीवन है वो अब किस तरह से मूव करेगा ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि पर्सनली मुझे लगता है कि राहुल कसवा जी को स्टेप नहीं उठाना चाहिए था और आपकी सीट पर मुझे लगता है कि बीजेपी प्लस में रहेगी। अच्छा, चूरू सीट जो है वो इसीलिए कह रहे हैं, चूरू सीट जो है वो बीजेपी के खाते में इस समय जाती दिखाई रही। स्टार्टिंग में जो है एक तरफा जो है राहुल जी कसवा जो है वो एक तरफा जीतते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे 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 समय निकलता जा रहा है और अब जो चुनाव प्रचार बंद होने का समय आ गया, आज की कंडीशन ये है कि बीजेपी ये सीट है वो निकाल देगी। जो वोटिंग है वो कहीं ना कहीं देश के लिए, देश के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे वोटिंग जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो कौशिक जी अब चलने का समय हो गया, की तरफ नजर दौड़ा देते हैं। आप लोगों के सामने आंकड़े हैं, पूरी लोकसभा सीट की हम बात कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव में 543 सीटों में से एनडीए 340, इंडिया गठबंधन 160 और अदर्स को 43। अगर डिटेल वाइज बात करते हैं तो बीजेपी को 305 और बीजेपी अलायंस को 35 सीटें मिल रही है। वहीं इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को 60 और इंडिया अलायंस को 100 सीटें मिल रही है। अदर्स की बात करते हैं तो 43 सीटें अदर्स की तरफ जा रही है। चलते हैं राजस्थान की 25 सीटों पे, तो जालौर से बीजेपी, भरतपुर से बीजेपी, बांसवाड़ा से बीएपी, बाड़मेर से निर्दलीय, बीकानेर से बीजेपी, चित्तौड़गढ़ से बीजेपी, चूरू से फिर बीजेपी, सीकर में सीपीआईएम जो है वो भारी नजर आ रही है। गंगानगर बीजेपी, झुंझुनू की सीट जो है काफी टफ नजर आ रही है, इसके अंदर जो है वो टक्कर रहने वाली है, करारी टक्कर है वो रहने वाली है झुंझुनू से। साथ ही अजमेर, जयपुर, अलवर, झालावाड़, जयपुर ग्रामीण, उदयपुर, करौली, जोधपुर, कोटा, पाली, राजसमंद में भी बीजेपी रहने वाली है। वहीं नागौर से आरएलपी है, इस बार फिर चुनाव निकालते हुए नजर आएगी। टोंक से फिर बीजेपी है, दौसा में कांग्रेस थोड़ी भारी नजर आ रही है, जैसलमेर से बीजेपी। तो ये जो है वो कौशिक जी अपने 25 सीटों का राजस्थान का समीकरण आप लोगों के सामने था। और अभी जो है दर्शकों से इजाजत लेने का समय आ गया है कौशिक जी, और मिलेंगे एग्जिट पोल के साथ, चुनाव के बाद जनता क्या कहती है उसके साथ फिर मिलेंगे और दूसरे राज्यों से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।